अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल खबर आई कि नवाज शरीफ की तबीयत अचानक खराब हो गई। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में तेजी से कमी आने लगी और आज दोपहर में नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद कम होकर 2000 तक पहुंच गई, जिसके बाद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से खदशात का इजहार किया जाने लगा। आम आदमी की नॉर्मली 1 लाख से ऊपर प्लेटलेट्स होते हैं, 2000 तक की सतह तक गिर जाना, पहले 20,000 की खबर आई, फिर 16,000 की, फिर 8,000 की। तेजी से नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने लगे। साथ ही हुकूमत और नून लीग ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। गुज़िश्ता रात नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद कम होकर 16,000 थी। उसके साथ ही एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें प्लेटलेट्स की तादाद 12,000 थी। उसके बाद नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया और गुज़िश्ता रात से सुबह तक प्लेटलेट्स में मजीद कमी आई। फिर आज दोपहर में सामने आने वाली सर्विसेज अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होकर 2000 हो गए। ये तादाद बहुत कम थी, जिसके बाद तशवीश का इजहार किया गया, मगर अब नवाज शरीफ की हालत बेहतर हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ को 3 बोतल प्लेटलेट्स लगने के बाद प्लेटलेट्स की तादाद 20,000 हो गई है और उनकी तादाद को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर तादाद दोबारा कम हुई तो मजीद खून की बोतलें लगाई जाएंगी और प्लेटलेट्स लगाए जाएंगे। नून लीग का इल्ज़ाम है कि हुकूमत ने जानबूझकर गफलत का मुजाहरा किया। नून लीग के रहनुमा एहसान इकबाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान ने कल रात 7 बजे हुक्काम को नवाज शरीफ की हालत के हवाले से बता दिया था, मगर हुक्काम ने रिपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी और जब मीडिया पर रिपोर्ट्स आईं और नून लीग के कारकुन नैब के दफ्तर के बाहर जमा हुए तो फिर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की मामले खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया कि नैब तो नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करना चाह रही थी। उनसे बार बार कहा जा रहा था कि आप अस्पताल चले जाएं, मगर नवाज शरीफ जेल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने ना नैब की मानी, ना अपने ज़ाती मुआलिज की मानी। उसके बाद जब शहबाज शरीफ आए तो उसके बाद वो माने जब बाहर कारकुन जमा हो गए थे। इसके अलावा नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने गुज़िश्ता रात ये खदशा जाहिर किया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में कमी की वजह जहर भी हो सकती है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्लेटलेट्स कम होने की एक वजह पॉइजनिंग यानी जहर भी हो सकती है, जो एक दूसरी सूरत में दिया जा रहा हो। नून लीग के इस इल्ज़ाम पर फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में तेज़ी से कमी की वजह एक गोली लोप्रिन है, जिसकी वजह प्लेटलेट्स में तेज़ी से कमी आती है, जिसकी वजह से और वो बदपरहेज़ी करते हैं नवाज शरीफ। जिस किस्म के खाने वो खाते हैं उसके बाद उन्हें अपना खून पतला करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स में कमी आई। जब मैंने इसकी वजाहत जानने की कोशिश की, क्योंकि मीडिया मुझसे जानना चाह रहा था, तो मुझे पता चला कि निहारी और हड़ीसा और घर के खाने, तो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि लोप्रिन क्यों ली जाती है। अपना खून पतला करने के लिए लोप्रिन दी जाती है किसी भी मरीज़ को। तो जब आप अपनी अदाएँ नहीं बदलेंगे और 67 साल की उम्र में आपने वही ग़िज़ा रखनी है, तो 2 लोप्रिन आपको मिलनी है। सबसे पहला जो उसका ख़तरा है वो आपके प्लेटलेट काउंट को गिराता है। पूरे मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर सियासत का इल्ज़ाम लगा रही हैं। सूरत हाल ये है कि नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में नवाज शरीफ को 11 अक्टूबर को अपनी हिरासत में लिया। उसके 5 दिन के बाद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने डीजी नैब लाहौर को ख़त लिखा और उन्होंने लिखा कि यह बात सबको मालूम है कि नवाज शरीफ को जानलेवा बीमारियां हैं और उन्हें मुसलसल खुसूसी तिब्बी तवज्जो की ज़रूरत है, इसलिए नैब नवाज शरीफ की तिब्बी सहूलतों का खुसूसी ख्याल रखे। अपने ख़त में डॉक्टर अदनान ने लिखा कि वो ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि जेल में कैद के दौरान नवाज शरीफ को हाई रिस्क मरीज करार दिया गया था और उन्हें एक खुसूसी कार्डिक एम्बुलेंस फराहम की गई थी। उनकी जेल के अस्पताल तक रसाई भी थी और जब ज़रूरत हुई मैं भी उन्हें दस्तयाब होता था, मगर फिर भी जेल में नवाज शरीफ को बहुत सी ज़रूरी सहूलतें दस्तयाब नहीं थी। बदकिस्मती से जो सहूलतें जेल में नवाज शरीफ को दस्तयाब थी वो नैब के दफ्तर में दस्तयाब नहीं है। मैं नवाज शरीफ की बीमारियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर नैब मुझे नवाज शरीफ से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहा, जो ना सिर्फ आइन और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर अदनान ने अपने ख़त में लिखा कि मैं इस ख़त के ज़रिए आपको बाज़ाब्ता तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को जानलेवा बीमारियाँ हैं। इसके बावजूद भी नैब नवाज शरीफ को वो तिब्बी सहूलतें फराहम नहीं कर रहा जो उन्हें जेल में मैसर थीं। साथ ही मैं ये भी रिकॉर्ड पर लाना चाह रहा हूँ कि कई बार कोशिशों के बावजूद मुझे नवाज शरीफ से मिलने और उनके चेकअप की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर नवाज शरीफ को ऐसी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया गया जो नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं या उससे मतलूबा तजर्बा नहीं, तो उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। ये था डॉक्टर अदनान का ख़त जो उन्होंने डीजी नैब लाहौर को लिखा था, मगर नैब कुछ और ही बता रहा है। नैब ज़राए से ये खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के रोज़ ही उनके ज़ाती मौलिक डॉक्टर अदनान की मुलाकात करवाई गई। डॉक्टर अदनान 11 अक्टूबर को नवाज शरीफ के मुआयने के लिए फ़ौरन पहुँचे।
तकरीबन 1 घंटे तक उनका मुआयना किया। डॉक्टर अदनान की दूसरी मुलाकात 8 दिन बाद 19 अक्टूबर को करवाई गई, जो 30-40 मिनट तक जारी रही। नायब ज़राए ने दावा किया कि डॉक्टर अदनान ने नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया और उन्हें दी जाने वाली अद्वियात का भी मुफस्सिल जायजा लिया। डॉक्टर अदनान ने गुज़िश्ता रोज़ दोपहर से शाम तक मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, उनका मुआयना किया। डॉक्टर अदनान अपने हमरा एक्सरे और ईसीजी मशीनें लाना चाहते थे, जिसकी इजाज़त दी गई। और नैब ज़राए के हवाले से यह दावा भी सामने आया कि नवाज शरीफ नैब लाहौर में हिरासत के दौरान मुकम्मल तौर पर घर का फरमाइशी खाना खाते रहे। नवाज शरीफ अपने ज़ाती मुआलिज की तजवीज़ करदा दवाएं ही इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान नवाज शरीफ ने सरकारी डॉक्टरों को मुआयना करवाने से भी अक्सर इनकार किया। नैब ने दावा किया कि नवाज शरीफ मेडिकल की डॉक्टर अदनान से हर किस्म के इलाज और अद्वियात पर इसरार करते रहे। लैब और दीगर टेस्ट के बाद डॉक्टर अदनान की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया गया और शहबाज शरीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त को भी फौरी तौर पर मंजूर किया गया। अब यह मामला है कि नून लीग हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है, नैब पर इल्ज़ाम लगा रही है। नैब की तरफ से कहा जा रहा है और हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बदपरहेज़ी की वजह से यह सब हुआ और ख़ुद नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार किया। जब कारकुन जमा हुए, नवाज शरीफ आए, उसके बाद वो माने। हमारे साथ हुसैन नवाज मौजूद हैं, बेटे नवाज शरीफ के। हुसैन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपके वालिद साहब की तबीयत के हवाले से अब मस्बत इत्तलात आ रही हैं, उनको प्लेटलेट्स लगाए गए हैं, 20,000 से ऊपर इस वक्त हो गए हैं और डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि अगर फिर ये गिरती है तादाद तो उनको मज़ीद प्लेटलेट्स लगाए जाएंगे। ये बताइएगा कि हुकूमत ये कह रही है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ने मना कर दिया, नैब ने कहा तो मना कर दिया, उनके अपने ज़ाती मौलिज ने कहा, डॉक्टर अदनान ने तब भी अस्पताल जाने से मना कर दिया, फिर उनके भाई आए शहबाज शरीफ, फिर जब कारकुन भी जमा हो गए उसके बाद नवाज शरीफ गए। तो क्या वाकई नवाज शरीफ खुद नहीं जाने को तैयार हो रहे थे जब नैब भी ले जाने को उनको तैयार थी? जी, बात यह है कि इससे पेशतर भी ऐसा ही हुआ था। जब आप किसी को ऐसी नहज के ऊपर ले आए कि उनकी जो है बीमारी पे, इससे पेशतर जो है मेरी वालिदा साहबा की सेहत के साथ भी ऐसी सियासत हुई थी। और फिर उसके बाद ये कि मियाँ साहब की अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया। आज भी जो है मैंने सुना है कि एक तो बयान इस किस्म के आए हैं कि जो है बड़े हशाश बशाश जो है वहाँ पे जो है अस्पताल जा रहे थे और उसके बाद जो हक़ाइक़ सामने आए वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो जब आप किसी के साथ इस तरह सलूक करते हैं, एक ख़ास तौर पर एक मरीज के साथ, कि जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना अपनी रखता है, तो फिर वो इनकार ही करता है। वो कहता है जी कि ठीक है, फिर करने जो करना है, मैं यही रहूँगा फिर। और ऐसा ही हुआ था। और फिर उसके बाद उनको जाके वहाँ पे एक सर्विसेज हॉस्पिटल की एक जो है टीम वहाँ पे आई थी। वहाँ पे डॉक्टर अदनान भी थे। फिर उसके बाद मियाँ शहबाज साहब भी गए। उन्होंने जाकर उनसे कहा कि ये आपको अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको कन्विंस किया और लेके गए अस्पताल। साहब साथ में भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर है सियासत ना हो किसी की सेहत पर, और नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए हम भी दुआ गो हैं, मगर बदपरहेज़ी का हुकूमत की तरफ से कहा गया। डॉक्टर फिरदौस आशिक़बान साहिबा खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने की जो इतलात हैं, उन्हें जो घर से खाना आता है, निहारी, हरीसा और इस किस्म की बदपरहेज़ी का वो खाना खाते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें लॉपरिन की टैबलेट खानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स नीचे चले गए। वो बदपरहेज़ी करते हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और ज़ाहिर रिपोर्ट्स जो प्लेटलेट्स के हवाले से आई उसे तो कोई नहीं डिनाई कर रहा, वो तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं अस्पताल की, और फिर उनको प्लेटलेट्स लगाए गए, ये भी अस्पताल की रिपोर्ट है। मगर वो बदपरहेज़ी की वजह से हो रहा है, ये हुकूमत कह रही है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि बदपरहेज़ी की वजह से अव्वल तो ये कि किस दिन जो है ना अपना वहाँ पे उनको इस किस्म के खाने गए, मियाँ साहब को निहारी है, हरीसा, मुझे भी आप बताइए। और जो है ना अपना कहाँ से गए वहाँ तक उनके पास जो है बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना जाता है उनके पास, ये निहारी हरीसा तो मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। और सब मगर वो फिर वो लॉपरिन के हवाले से कह रही हैं कि वो टैबलेट उनको खानी पड़ी खून पतला करने की, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स नीचे गिरे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और ज़ाहिर है आपने वो जहर वाली बात की थी कि वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मगर वो कह रही है लॉपरिन की वजह से हुआ। ये मजा का खेल बात है। तो थोड़ा बहुत जो है अपना मेडिसिन का मुझे भी इल्म है, ये इंतहाई मजा का खेल बात है। और ये मेरा ख्याल है जी कि जो वहाँ पे कुछ नाम नहाद डॉक्टर हैं इस वक्त जो कि अपनी डॉक्टरी छोड़ के जो है सियासत में आए हुए हैं, शायद जो है ना अपना उनकी ज़हनी इख्तरा है ये। और बहुत ही अफसोस की बात है कि जो है किसी की बीमारी के बारे में ऐसे कहते हैं कि जो है ना आप जो है अपना जो है ना परहेज नहीं करते और आप जो है इस किस्म की जो है दवाइयाँ खाते हैं और उससे चला गया। ये मजा का खेल बात है। और या तो जो है ना ये बात बोर्ड जो है ना अपना लिखे फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर तो ऐसी बात है तो लिखे जो है ना बोर्ड ऐसी फिर हम कर सकते हैं। लेकिन
जो है नैब का तर्जुमान, और जो कि आजकल इस हुकूमत की हैसियत नैब का तर्जुमान की रह चुकी हुई है, उनकी बात जो है ना उसका क्या जो है ना जवाब देना। ज़ाहिर है अगर डॉक्टर का बोर्ड इस हवाले से बात कहेगा तो वो ज़्यादा क्रेडिबल होगी। आप ठीक कह रहे हैं कि इन बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से सियासत हो, आप साहबजादे हैं उनके, आपका अपने वालिद साहब की तबीयत के हवाले से कंसर्न है, इससे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आपकी डॉक्टर अदनान से बात हुई कि क्या मामला हुआ, उनसे आपने बात की कि असल में प्लेटलेट्स क्यों गिर गए, क्या वजह थी? क्योंकि आपकी तरफ से जो ट्वीट जहर और उस हवाले से किया गया, अरे नवाज शरीफ साहब के कारकुन है, एक बड़ा वोट बैंक है उनकी जमात का, तो हर तरफ से जिम्मेदाराना बयान आए, ये बहुत ज़्यादा लाजमी। आपकी उनसे बात हुई कि क्या वजह हुई? देखिए, ये अभी तक इसकी वजह पता नहीं लग सकी है। ये इसकी जो है मेडिकल रीजन होगी कोई ना कोई। डेंगू के टेस्ट भी हुए हैं मियां साहब के, इसके अलावा दीगर इन्फेक्शन के टेस्ट भी हुए हैं और वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। आप जो है मुझे कहते हैं कि मैंने इल्जाम लगाया, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया शायद। मैंने एक खदशे का इजहार किया है और उसके लिए मैंने एक कैनेडियन जर्नल की एक इंतहाई पुरानी रिसर्च जो है वो मैंने लगाई है उसके साथ, कि जिसमें कहा जाता है कि जिसमें कहा गया है कि प्लेटलेट्स गिर जाने की एक वजह जो है वो पॉइजनिंग यानी जहर खाना की हो सकती है। और अर्ज ये है कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें तो कायद आजम, मादर मिल्लत भुट्टो साहब, लियाकत अली खान साहब, बेनवीर भुट्टो साहिबा, क्या हुआ उनके साथ? और क्या इसमें क्या हमारे लिए किसी खदशे के इजहार की वजह नहीं हो सकती? क्या हमें खदशात का इजहार नहीं करना चाहिए जाना इस तारीख को देख के? बहुत शुक्रिया। हुसैन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेटे हैं नवाज शरीफ साहब के। अपने वालिद साहब की तबीयत के हवाले से उनके खदशात हैं। साथ ही हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि नवाज शरीफ साहब को भरपूर सहूलतें इस वक्त दी जा रही हैं, उनका इलाज बेहतर अंदाज में किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है और बेहतर होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की गई हैं उसका अब डॉक्टर्स भी बाकायदा तौर पर बताएं कि क्या वजह हुई कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत इस हद तक ख़राब हुई, और बाकायदा तौर पर ये चीज़ भी सामने लाई जाए कि अगर उनके डॉक्टर ने कंसर्न रखे थे तो उन कंसर्न्स का को सही तरीके से देखा गया, नहीं देखा गया। इतनी हद तक प्लेटलेट्स गिर जाना जबकि उनको डेंगू भी नहीं है, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट बाकायदा तौर पर ऑफिशियल रिपोर्ट आए और हुकूमत उसको मंजर-ए-आम पर लाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। अपोजिशन से राब्तों के साथ साथ हुकूमत आज़ादी मार्च रोकने के इकदामात में तेजी ला रही है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाह रही है, दूसरी तरफ क्रैकडाउन भी कर दिया है शुरू और इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। इजाफी नफरी इस्लामाबाद में तलब कर ली गई है, कंटेनर्स पहुंच चुके हैं। आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमती इकदामात में तेजी आ गई है। मगर पहले बात करेंगे राब्तों और मुलाकातों की और फिर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद में ग्राउंड सिचुएशन क्या है और हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है, हुकूमत ने पुलिस को क्या अहकाम जारी किए हैं। पहले आपके सामने रखते चलें कि रहबर कमेटी के सरबरा अकरम दुरानी ने हुकूमती कमेटी के सरबरा परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन करके अपने मुतालबात से आगाह कर दिया है, जिसके बाद परवेज खटक ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब किया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक परवेज खटक की ज़ेरे सदारत हुकूमती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के इस्तीफे से मुतालिक अपोजिशन के मुतालबे को हुकूमती कमेटी ने मुस्तरद कर दिया है। इजलास में हुकूमती कमेटी ने तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात करने का फैसला किया है। हुकूमती कमेटी के अरकान नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से राब्ता करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाएगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी को बिलावल भुट्टो जरदारी से राब्तों का टास्क दिया गया है, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। तमाम अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के औकात कल तय किए जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपोजिशन के मुतालबे से आगाह कर दिया है, यानी अब अलग अलग अपोजिशन जमातों को अप्रोच किया जाएगा। परवेज इलाही मौलाना फजलुर रहमान से बात करेंगे, साथ ही हुकूमती कमेटी शहबाज शरीफ से बात करेगी और सादिक संजरानी जिनको वोट देकर तहरीक इंसाफ के साथ सेनेट का चेयरमैन तो बनाया था पीपल्स पार्टी ने, मगर फिर पीपल्स पार्टी उनको चेयरमैन सेनेट के ओहदे से हटाना भी चाहती थी, हटाने की कोशिश भी की गई, उसमें नाकामी भी हुई। वो राब्ता करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी से, जो इस वक्त जियो न्यूज़ के ज़राए बता रहे हैं। दूसरी तरफ आज नैब पेशी के बाद रहबर कमेटी के सरबरा अकरम दुरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत पहले वाज़ेह ऐलान करे कि आज़ादी मार्च में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, फिर राब्ता करे तो हम जवाब देंगे। अब क्या ये जमातें इस हवाले से फैसला करेंगी, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब
संजरानी साहब को अब जियो न्यूज़ के जराए बता रहे हैं टास्क दिया गया है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करें और मौलाना फजल रहमान से परवेज इलाही बात करें, हुकूमती कमेटी बात करे शहबाज शरीफ से। क्या जवाब होगा सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी का? शाहजेब साहब, अपोजिशन ने रेबर कमेटी में बैठ कर जो फैसले किए, उससे पहले गवर्नमेंट ने मौलाना फजल रहमान साहब से या उनकी जमात से JUIF से राब्ते की कोशिश की, उनके साथ राब्ता हुआ तो अपोजिशन की जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि भाई आप अकेले तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। उसके नतीजे में रेबर कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद एक आउटलाइन दे दी गई। अब गवर्नमेंट ने दोबारा सियासी जमातों के साथ अलग अलग राब्ते की कोशिश करने की बात की है, जो कि अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है, जो इसमें नाकामी होगी। ये सीरियसनेस इसमें है नहीं। सादिक संजरानी साहब ठीक है, वो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनके लिए एहतराम है, लेकिन अगर वो बिलावल साहब के साथ राब्ते की उनको असाइनमेंट दी गई है तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि इसमें कितनी सीरियसनेस है। हालांकि जबकि ना वो हमारे साथ कंफर्टेबल होंगे ना हम उनके साथ कंफर्टेबल होंगे, और मौलाना फजल रहमान के साथ अलग बात करेंगे, शहबाज शरीफ साहब के साथ अलग बात करेंगे। ऐसी बात ना होने का ऑलरेडी रेबर कमेटी फैसला कर चुकी है। तो ये गवर्नमेंट की एक कोशिश है, ये नॉन सीरियस माहौल है, ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ कौम के सामने एक सूत्र रखना चाहते कि हमने ये भी कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई और हमारे साथ तावन नहीं किया गया। यानी कह साहब ये फैसला तय है कि अब मुज़ाकरात अलग अलग अगर हुकूमत करना भी चाहे इंगेज, तो आप लोगों ने फैसला किया हुआ है कि एक साथ ही बात करें और एक ही कोई मरकजी क़यादत हुकूमत की तरफ से भी कोई एक कमेटी बात करे और आप सबसे एक साथ बात करें, अलग अलग नहीं होगा ये मामला। मुझे ये फैसला कुन बात कहने का तो हक नहीं है, ये तो मेरी क़यादत ही कह सकती है, लेकिन जब हुकूमत की तरफ से गुफ्तगू करने की कोशिश की गई मौलाना फजल रहमान साहब से और उस पर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात आए और जवाब में रेबर कमेटी की मीटिंग हुई और एक आउटलाइन तय कर दी गई, तो वो जमातों की एक बाइंडिंग आउटलाइन है, उससे हट के कोई जमात भी मेरी नज़र में मुज़ाकरात नहीं करेगी। सब साथ में बताइएगा कि क्रैकडाउन की भी तैयारियां शुरू हैं इस्लामाबाद और कराची में। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आना, मुकदमात बनना, कैप्टन सफदर भी गिरफ्तार हो गए, फिर इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगना शुरू हो गए। वो जो सिचुएशन इस वक्त हो रही है वो भी हम आवाम के सामने रखेंगे। इसके हवाले से भी कोई लायबल आप लोगों ने बनाया है कि अगर सबको गिरफ्तार कर लेंगे तो क्या करेंगे? शाहजेब, आप तो पता ही है कि पाकिस्तान में एक बड़ी सल्ख तारीख है हमारी सियासी, तो यहाँ मार्शल लॉ भी लगते रहे और मार्शल लॉ के खिलाफ भी रेजिस्टेंस होती रही। लोगों को जेलों की बजाय किलों में रखा गया, सजाओं की बजाय कोड़े मारे गए, फांसियां दी गई, इसके बावजूद लोग रुके नहीं। जब लोग अपने मसाइल के हल के लिए सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज की तरफ चलते हैं, हुकूमतें बदलने के लिए निकलते हैं, तो ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि तमाम तरह हुकूमती हथकंडे, जो ब्यूरोक्रेसी का एक खास रंग है ना, हर हुकूमत को ये मिलते हैं। ये पोलिटिकल लीडरशिप का कमाल होता है कि वो उन चीजों को नहीं कबूल करती। जब हमारे दौर में एहतजाज हुए थे तो उन एहतजाजों में हमें भी कई रास्ते दिए गए, लेकिन हमने खुद पॉलिटिकल फैसले करके उन चीजों को सही मायनों में हैंडल किया। इनका मसला ये है कि ये खुद पॉलिटिकल फैसला नहीं कर सकते और इनके फैसले कहीं और होने हैं, और जो फैसले करने हैं वो सिर्फ ताकत के कानून जानते हैं, वो मसलहत का कानून नहीं जानते, वो डायलॉग का कानून नहीं जानते, वो डेमोक्रेसी का कानून नहीं जानते। लिहाजा उसके क्या नतीजे निकलेंगे आप और कौन बेहतर जानती है, लेकिन आप समझते हैं। बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मा खैरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग का वर्जन भी मालूम करेंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स नजर आ रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज़ादी मार्च से निपटने के लिए वजीर दाखिला से 15 करोड़ का इब्तिदाई बजट मंजूर करा लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 600 से जायद कंटेनर्स लगाए जाएंगे। 200 के करीब कंटेनर्स इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। रेड जोन जाने वाले रास्ते नादरा चौक में 2 कंटेनर्स रख दिए गए हैं। अटक पुल पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। दरिया चनाब और झेलम के करीब कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान इस वक्त इस्लामाबाद के रेड जोन में मौजूद हैं, सरीना चौक के पास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान। आपके पीछे भी कंटेनर्स नजर आ रहे हैं, बट इस वक्त क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या हुकूमत की तैयारियां हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल शाहजेब साहब, अंदर की खबर तो यही है कि भरपूर तैयारियां की जा रही हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों ही शहरों में। जिस तरह से आज़ादी मार्च की डेट्स अब करीब आ रही हैं, 27 तारीख से जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि उन्हें आज़ादी मार्च को शुरू करना है और फिर 31 को उनके ऐलान के मुताबिक इस्लामाबाद में दाखिल होना है, तो उसके हवाले से इस्लामाबाद में भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। जो फोर्सेस बुलवाई जानी थी उनके हवाले से जिस तरह से लेटर्स लिखे गए, तो अब उनको बुला के इस्लामाबाद में रखना कहाँ है उसके इंतजामात को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। 20,000 के करीब नफरी है जो कि इजाफी मंगवाई जानी है। इस्लामाबाद फोर्स के जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनकी तमाम तर छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया। तमाम तर लेवल्स की छुट्टियों को ऑफिसर्स के रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन इजलास हो रहे हैं। इससे पहले जिस तरह से मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये भी देखा गया कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करवाई गई। साथ में अब जिस तरह कंटेनर्स भी मंगवाए जा रहे हैं, तो उस तरह वो इंतजामात भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑन रोड आज के दिन में हमने देखा कि 200 के करीब कंटेनर्स इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, जिसमें जिस तरह से अब हम लोग सरीना चौक पर रेड जोन की जो एंट्रेंस है वहां पर मौजूद हैं। 4 टोटल रेड जोन की एंट्रेंसेस हैं। रेड जोन को सेव करना और रेड जोन तक किसी भी सूरत इनकेस अगर जो मुजाहिरीन होंगे वो अगर इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं, जिसके लिए भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि दाखिल ना हो, तो फिर उस सूरत में भी रेड जोन में कम अज़ कम दाखिले को हर सूरत यकीनी बनाना है कि रोका जाए, जिसके लिए कंटेनर्स अब यहाँ पर लगाए जाने शुरू हो गए। तकरीबन 16 के करीब कंटेनर्स हैं जो अब यहाँ पर पहुँच गए सिर्फ इस एक सरीना चौक पे, जबकि इसके अलावा जिस तरह से नादरा चौक से, रेड जोन से और फिर 2 दीगर एंट्रेंसेज हैं सेक्रेटेरिएट की साइड से इस्लामाबाद रेड जोन में एंट्रेंस की। मगर आपकी अगर हुकूमती ज़राए से, पुलिस ज़राए से बात हुई हो तो इरादा क्या है? हुकूमत क्या कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद करना चाहती है, कितने कंटेनर्स लगाना चाहती है? ओवरऑल 200 के करीब कंटेनर्स अब आज के दिन में पहुंच गए। 31 टोटल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद शहर के, जिन पे 680 के करीब कंटेनर्स टोटल लगाए जाने हैं। ओवरऑल रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो जो दाखिली रास्ते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जिसमें जिस तरह से मोटरवे है, GT रोड है, जो करीबी अजला हैं, जहाँ जिस तरह से अटक में हमने आज देखा कि सुबह में आज भी और गुज़िश्ता रोज़ में भी अटक में GT रोड पर और फिर मुख्तलिफ जो मुकामात हैं जिसमें जिस तरह से छाज इंटरचेंज है मोटरवे का, इसके अलावा जो मोटरवे पे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं अटक के, वहाँ पर देखा जा रहा है अटक जो दरिया है वहाँ पर कंटेनर्स लगाए जाने का के हवाले से जुमा के रोज़ IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें DPO अटक, DPO नौशहरा, RPO रावलपिंडी मौजूद थे। फिर जिस तरह से हमने देखा इससे पहले जो 2017 के इख्तिताम पर धरना दिया गया तहरीक लब्बैक की जानिब से, तो उसमें जिस तरह से फैज़ाबाद का मुकाम चूज़ किया गया था और वो इंतहाई तकलीफ दे था, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद की ओवरऑल जो एंट्रेंस का मेन जो मरकज़ी पॉइंट है वो फैज़ाबाद है, उसको हर सूरत यकीनी बनाया जाना है कि वो किसी सूरत भी बंद ना हो। जिसके हवाले से हमने देखा कि हफ्ता के रोज़ हालांकि वफाक में छुट्टी होती है, लेकिन इसके बावजूद IG इस्लामाबाद खुद मौजूद थे फैज़ाबाद चौक पर, जहाँ पर RPO और CPO रावलपिंडी भी आए। वहाँ पर इन तमाम सीनियर ऑफिसर्स की मुलाकात हुई और उसमें डिस्कस किया गया कि इस्लामाबाद का जो फैज़ाबाद का पॉइंट है उसको किसी सूरत भी लॉक नहीं होने देना। अगर मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब होते हैं, जिसको कोशिश की जानी है कि हर सूरत रोका जाए, जिसमें जिस तरह से मोटरवे पर कलर कहार का मुकाम है। फिर GT रोड की बात करें तो पंजाब से आने के लिए जो चिनाब का दरिया है गुजरात के करीब, कल जेलम का दरिया है, उनके पुलों पर हर्डल्स क्रिएट करने हैं, कंटेनर्स लगाने हैं, खारदार तारें लगानी है। नफरी को रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों में ही अलर्ट किया जा रहा है। ऑफिसर्स की जो आज भी मीटिंग हुई IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत, तो उसमें भी ये कन्वे किया गया कि तमाम तर ऑफिसर्स, जिसमें मिनिमम जो लेवल है वो SP लेवल का रखा गया कि SP साहिबान खुद मौजूद होंगे ऑन स्पॉट और SP साहिबान इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि वो हरावल दस्ता के तौर पे SP साहिबान मौजूद होंगे। उसके बाद फिर DSPs फिर SHO और इस तरह से एक लेयर होगी जिसमें मौजूद होंगे। नहीं ऐसा होगा कि जो सादा लिबास में मलबूस एहलकार हैं वो सामने हों या फिर जो जवान हैं उनको फ्रंट लेयर रखा जाए। इसके बजाय इस बार IG इस्लामाबाद की इंस्ट्रक्शंस हैं कि सीनियर ऑफिसर्स खुद सबसे फ्रंट पे मौजूद होंगे और वही फिर कमांड करेंगे। कंट्रोल रूम जिस तरह से कायम किया जा रहा है वजारत दाखिला में, तो वहाँ से भी ओवरऑल मॉनिटर किया जाएगा। सेफ सिटी के हवाले से हमें 2 हफ्ते कबल बताया गया था, ज़िले इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस ने नादरा हुकाम को ये नोटिस भिजवाया था कि तमाम तर जो सेफ सिटी के तकरीबन 1600 से ज़ायद कैमरे हैं, जिनमें से अक्सर पूरा साल ही ख़राब रहते हैं मुख्तलिफ मुकामात पे, तो उनको हर सूरत यकीनी बनाया जाए कि 27 तारीख से पहले तमाम तर कैमरे
कैमराज वर्किंग हों, ताकि ये भी एक आई की सूरत में इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस को खिदमत सर अंजाम देंगे। साथ में जो ज़िले इंतज़ामिया है उसने रेंजर्स को भी लेटर्स लिख दिए हैं कि रेंजर्स के भी एहलकार यहाँ पर मौजूद होंगे। FC, KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो फोर्स है पुलिस की वो यहाँ पर मौजूद होगी। ओवरऑल एक स्ट्रेटजी फार्मूलेट की जा रही है कि किसी भी सूरत ये जो आज़ादी मार्च है और इसके जो शुरका हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो पाएँ। बहुत शुक्रिया अहमद सुबहान, तफसील से बता रहे थे। इसका मतलब है हुकूमत के पास प्लान है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत के पास इस वक्त लॉन्ग मार्च से निपटने का, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से निपटने का प्लान नहीं है। हुकूमत तैयारियां कर रही है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को हिदायत दे दी गई हैं, कंटेनर्स आना शुरू हो चुके हैं और हुकूमत एक प्लान के तहत जा रही है। गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन वो भी शुरू हो चुका है। एहसन इकबाल साहब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। ज़ाहिर कंटेनर्स लगना शुरू हो गए हैं, साफ नज़र आ रहा है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। कैप्टन सफदर तक को गिरफ्तार कर लिया गया है हुकूमत मुखालिफ तकरीर पर। तो आप लोगों ने ये लाएअमल भी तय किया जब आप सारे अपोजिशन की जमातें मिले कि सबको गिरफ्तार कर लिया जाए, मौलाना को भी, आप सब लोगों को या आपके दूसरे रहनुमाओं को, तो फिर क्या लाएअमल होगा आप लोगों का? देखिए शाहजेब, मुझे इस बात को भी उजागर करना पड़ेगा कि जिस किस्म की हेट स्पीच पे कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया गया है, अगर इमरान नियाज़ी साहब की तकरीरों को जो वो कौमी इदारों के हवाले से करते रहे हैं, जो आवाम को बगावत के ऊपर उकसाने के लिए करते रहे हैं, जो वो कौम को सिविल डिसोबीडियंस की तरगीब देते रहे हैं, अगर इस मुल्क में इमरान नियाज़ी की उन तकरीरों को काबिल गिरफ्त नहीं समझा जाता, अगर पार्लियामेंट पे हमला काबिल गिरफ्त नहीं है, अगर PTV पर हमला काबिल गिरफ्त नहीं है, उस पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती। तो कैप्टन सफदर ने जो कुछ कहा वो तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, उससे तो किसी भी ज़ुमरे में हेट स्पीच में नहीं लाया जा सकता। ये इंतकामी कार्रवाई है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल जा रहे हैं क्रिटिकल हालत में, दूसरी तरफ उनके दामाद को उसी दम गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हुकूमत इस मुल्क के अंदर तलखी को उस सतह पे लेके जाना चाहती है कि किसी किस्म की रवादारी इस मुल्क की सियासत और जमहूरियत में ना रह जाए। तो मैं इस रवैये की मजम्मत करता हूं, और अगर ये क्रैकडाउन करेंगे, ये पकड़ दकड़ करेंगे, तो ये आज़ादी मार्च को उसके शुरू होने से पहले ही कामयाब कर देंगे, चूंकि उसका रद्द अमल अभी तो इस्लामाबाद में आनी है आज़ादी मार्च। अगर ये पूरे मुल्क में क्रैकडाउन करते हैं तो उसका रद्द अमल तो फिर पूरे मुल्क के अंदर फैल जाएगा, और अपोजिशन की जो या JUIF की कोशिश है कि इस हुकूमत को वो नॉकडाउन करें या एम्बेरस करें, तो हुकूमत तो खुद उस जाल में आ जाएगी और ऐसा कदम उठाएगी जिससे वो अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर लेगी। मगर हुकूमत नज़र आ रहा है ना कि हुकूमत के पास एक प्लान है और उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को प्लान कम्युनिकेट कर दिया है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। अगर गिरफ्तारियां होती हैं मौलाना फजलुर रहमान आप और आपके बड़े रहनुमाओं की, तो रहबर कमेटी ने डिस्कस किया है कि लाएअमल क्या होगा, या डिस्कस ही नहीं किया? आप लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा? देखिए, ये भी हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि ये वो अमल है कि जो इमरान नियाज़ी साहब खुद कर चुके हैं, और हमारी हुकूमत थी, हमने उनको हर जगह जलसा करने की आज़ादी दी। लेकिन अब जब मरीम नवाज़ साहबा कहीं जाती थी तो वहाँ पे पानी भर दिया जाता था और जलसे की जगह नहीं दी जाती थी। इमरान नियाज़ी साहब ने D चौक में आके धरना दिया, उनको किसी ने कोई इशारा तक भी नहीं किया, ऐसा कहा जब तक आप बैठना चाहते हैं बैठें। फिर इमरान साहब कहते थे अपोजिशन अगर आएगी तो मैं खाना भी भेजूंगा और कंटेनर भी दूंगा। तो अब कंटेनर भेजना तो दूर की बात है, जो स्टेज के लिए लगे, उन्होंने पूरे मुल्क को कंटेनराइज कर दिया है, हर सड़क को बंद कर दिया है, हर शारा को बंद कर दिया है। तो इसके ऊपर भी वो एक और यू टर्न ले रहे हैं, और अपनी यू टर्न की जो रेपुटेशन है, ही इज लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन ऑफ यू टर्न चैंपियन दुनिया के अंदर। तो जो भी वो कदम उठाएंगे ऑपोजिशन उससे पीछे नहीं हटेगी। अगर वो समझते हैं कि ताकत से वो ऑपोजिशन को हटा सकते हैं, तो देखिए कितनी गिरफ्तारियां हो गई हैं, क्या कुछ हो गया है, उससे ऑपोजिशन के हौसलों में तो कोई कमी नहीं आई है। तो इसलिए हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि वो इस आज़ादी मार्च को पुरअमन, जिसको हम रखना चाहते हैं, उसको पुरअमन तरीके से डील करे, और अगर वाकई संजीदा है बातचीत के अंदर, तो फिर जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसके ऊपर बातचीत के लिए अपनी संजीदगी का इजहार करे। और हमने ये
मुतालबा अब अपोजिशन ने किया है कि अब अगला इलेक्शन ही मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकता है, और अगले इलेक्शन के लिए 2020 में अगर हुकूमत इस बात से इत्तफाक करती है तो कुछ संजीदा पैकेज लेकर आए, उस पर यकीनन बातचीत हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत चाहेगी कि वो सिर्फ हमें वरगलाए और उसी तरह के लॉलीपॉप दे जैसे पहले देती रही है, तो फिर अपोजिशन बहुत अब उसके किसी धोखे में आने वाली नहीं है। हम भी उसके सारी चालों को समझते हैं। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने कोशिश की परवेज़ खटक साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी तरफ से जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। साथ ही प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक एक करके राना सनाउल्लाह के केस में जो दावे किए गए थे वो गलत साबित हो रहे हैं। कल एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हमें बताया कि शहरियार आफरीदी की तरफ से जो बात की गई है कि 3 हफ्ते की मॉनिटरिंग की बाकायदा तौर पर फुटेज मौजूद है, ऐसी कोई फुटेज मौजूद नहीं है। एनएफ का तरीका कार नहीं है ऐसी कोई वीडियो बनाना। फिर शहरियार आफरीदी ने एक दावा ये किया था कि 4 जजों ने राना सनाउल्लाह का केस सुनने से मना कर दिया है। हालांकि वजारत कानून ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये लिखा हुआ है। आज जब वजीर कानून फरोग नसीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, पहला सवाल ही उनसे ये हुआ कि क्या वाकई 4 जजों ने मना कर दिया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।